स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का भूगोल पार्ट 1 संसाधन और विकास। आज हम इस वीडियो को एक सेशन में ही कवर करने वाले हैं, जिससे चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते जहां भी मुझे लगेगा कि कोई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है या इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है, तो साथ साथ में हम लोग वो भी कवर करेंगे। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं, जिससे कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना हो पाए। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1 संसाधन और विकास से। संसाधन संसाधन यानी रिसोर्सेस और विकास यानी डेवलपमेंट। आज हम इस वीडियो में लगभग 5 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखें एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संसाधन के बारे में, यानी रिसोर्सेस। संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि हमारे पर्यावरण में कितने तरह के संसाधन मौजूद हैं। संसाधनों का विकास व संसाधन नियोजन, यानी कि रिसोर्स प्लानिंग। अब अगर संसाधन खत्म हो गए तो उनको बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, तो इसलिए हम करेंगे संसाधन नियोजन। भू संसाधन व भारत में भू उपयोग प्रारूप, यानी कि लैंड रिसोर्सेस, और भारत में कितने तरह के लैंड रिसोर्सेस पाए जाते हैं। मृदा संसाधन व मृदाओं का वर्गीकरण। मृदा मतलब सॉइल, और संसाधन तो आप लोग जानते ही हैं, रिसोर्सेस, और कितने तरह के सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण, यानी मृदा को बचाने के कई नए तरीके। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पार्ट से। लेकिन एक मिनट, आप लोगों को मैं ये चीज बता दूं कि इस चैप्टर से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत जल्दी चैप्टर कवर होगा और हम साथ ही साथ में वो क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। संसाधन। अब भाई बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है संसाधन क्या होता है, सीधा सीधा जवाब बताऊं, जो वो क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं ना, वो भी संसाधन है। कैसे? अब आप अपनी आंसर शीट में पेन द्वारा आंसर लिख रहे हैं, पेन भी तो एक संसाधन है। फोन से आप एक यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, सपोज आप यही वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी तो एक संसाधन है। अब इसको सरल भाषा में बोलूं तो जो चीजें हमारे जीवन में उपयोग की जाती है या फिर वो चीजें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब परिभाषा पढ़ी जाए तो कुछ ऐसे पढ़ेंगे, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, यानी कोई भी चीज जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लो, आपका फोन से आप वीडियो देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर किसी को कॉल कर रहे हैं, वो भी तो एक संसाधन हुआ। आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, आप किसी से बात करके अपना मन बहला रहे हैं, वो भी एक संसाधन है, क्योंकि फोन द्वारा आप ये सब कर रहे हैं। अगर फोन नहीं होता तो नहीं हो पाता ये सब, है ना? तो ये भी एक संसाधन कहलाता है। संसाधनों का वर्गीकरण, यानी संसाधन कितने तरह के होते हैं। तो हम संसाधन को 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला उत्पत्ति के आधार पर, यानी ओनरशिप के आधार पर। दूसरा समाप्ताय के आधार पर, यानी कोई चीज खत्म हो जाती है उसके आधार पर। तीसरा स्वामित्व के आधार पर, यानी कोई चीज मेरी ही है उसके आधार पर। चौथा विकास के स्तर के आधार पर, यानी डेवलपमेंट के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यानी ओनरशिप, उसके आधार पर हम पढ़ने वाले हैं जैव संसाधन व अजैव संसाधन। समाप्ताय के आधार पर हम पढ़ेंगे नवीकरणीय संसाधन व अननवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत संसाधन, यानी जो चीज मेरी ही है। स्वामित्व मतलब जो चीज मेरी ही है। ठीक है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन व राष्ट्रीय संसाधन। वो विकास के स्तर के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार
व संचित कोश। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन। जैव मतलब जो कि जिंदा होती है। जैव संसाधन वह संसाधन होते हैं जिसके अंदर जीवन व्याप्त होता है, जो चीज जिंदा होती है उनको हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। जैसे कि मनुष्य, पशु पक्षी, जानवर आदि। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास है अजैव संसाधन। अजैव मतलब जिसके अंदर जीवन होता ही नहीं है, ठीक है, उनको हम कहते हैं अजैव संसाधन। जैसे कि चट्टानें, धातुओं में सोना, चांदी आदि। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बता दिया था कि हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी हमसे जुड़ सकते हैं, या आप चाहें तो आप हमारे फेसबुक अकाउंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आप ये नंबर प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, 9718646198। अब हम पढ़ेंगे समाप्ताएं के आधार पर संसाधन। समाप्ताएं मतलब कोई चीज खत्म हो जाना, ठीक है। उस हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं नवीकरणीय संसाधन व अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन, नवी मतलब न्यू, करणीय मतलब एबिलिटी, यानी कोई चीज इतनी क्षमता रखती है कि वो वापस आ सकती है, उनको हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। अच्छा, हमें ये तो पता है कि जो प्रकृति का देन है वो संसाधन है, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन में ये क्षमता होती है कि हम इसका काफी बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। किस द्वारा? भौतिक यानी फिजिकल, रासायनिक यानी केमिकल, या यांत्रिक प्रक्रियाओं से, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल हम काफी बार कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन का सीधा एक उदाहरण है सूरज और वन्य जीवन यानी कि फॉरेस्ट। वहीं दूसरी तरफ हम पढ़ने वाले हैं अनवीकरणीय संसाधन। अन यानी कि नॉन, विकरणीय यानी एबिलिटी, यानी कि अनविकरणीय संसाधन यानी वह संसाधन, यानी इन संसाधनों में यह क्षमता नहीं होती है कि ये काफी बार यूज हो सके, काफी बार इनका इस्तेमाल किया जा सके। ये संसाधन जो होते हैं वह एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे अनविकरणीय संसाधन। जैसे कि तेल, कोयला आदि, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व मतलब जो चीज मेरी है, ठीक है। स्वामित्व मतलब कोई चीज मेरी हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में हम पढ़ेंगे जो चीज मेरी ही है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं मेरा फोन, मेरा लैपटॉप, मेरा पेन, मेरी बुक, तो ये सब किस में आएगा? व्यक्तिगत संसाधन में, यानी जो चीज सिर्फ और सिर्फ मेरी है। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ठीक है, यानी जैसे पार्क और क्या कह सकते हैं आप? बताइए कुछ एग्जाम्पल, सोचिए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। समुदाय के आधार पर हमारे हो सकते हैं पिकनिक स्पॉट्स, ठीक है, और जो सिनेमा हॉल्स है वो सबके हैं, है ना। तो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन वह हुए। फिर है राष्ट्रीय संसाधन, जो हमारे राष्ट्रीय में मतलब कि जो हमारे देश में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन जो सबके लिए उपलब्ध है, एयरपोर्ट्स, ठीक है, वो है राष्ट्रीय संसाधन। फिर है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, यानी कि वह संसाधन जो हमारे राष्ट्रीय के बाहर उपलब्ध है, ठीक है, जैसे कि ये इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन, अरेबियन सी, ठीक है। अब अगर हमें कहीं इंडिया से बाहर जाना हो तो हम इसके ट्रैवल करके ही तो जाएंगे ना, क्रूज से, ठीक है, तो हम वहां का पानी यूज कर रहे हैं, ठीक, तो हम उसको क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो आइए आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में डिटेल्स में।
तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक बात बता दूं कि स्वामित्व के आधार पर जनरली बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए स्वामित्व के आधार पर कितने संसाधन होते हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन क्या होते हैं, या फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय में फर्क बताइए। ठीक है, तो हम इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। आप चाहे तो आप परिभाषाओं को लिख भी सकते हैं, तो अपना पेन और कॉपी रेडी रखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व जैसे मैंने क्या बताया आपको पहले, जो चीज मेरी है उसके आधार पर हम क्या पढ़ेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल। ठीक है, संसाधन तो हमें पता ही है, रिसोर्सेज। व्यक्तिगत संसाधन मतलब इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जो चीज सिर्फ मेरी है, उसका किसी और का उस पर हक नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि मेरा घर, मेरी बुक, मेरा पेन, मेरा चश्मा, मेरा लैपटॉप, तो ये सब क्या चीज है, ये मेरी ही है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। फिर है हमारे पास समुदायक स्वामित्व वाले संसाधन। समुदायक मतलब जो चीज बाकी सबकी भी है, ठीक है, अकेली की मेरी नहीं है, सबकी है, तो उनको हम क्या कहेंगे, समुदायक स्वामित्व वाले संसाधन। यानी वो चीज सबकी है, सब उसको यूज कर सकते हैं, यही नहीं है कि मैं यूज करूंगी, सभी उसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि ये पार्क हो गया, ठीक है, और पिकनिक स्पॉट्स हो गए, तो ये सब क्या है, ये सबकी चीजें है ना। ठीक है, सिनेमा हॉल, ये भी सबकी चीजें हैं, सभी यूज करते हैं, मेरा अकेले का सिनेमा हॉल तो है नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, समुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। फिर है हमारे पास राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय से हम क्या समझते हैं, नेशनल, नेशनल रिसोर्सेस, यानी कि वो संसाधन जो हमारे देश में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसका यूज हम सब कर सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन हमारे क्या हो गया, हमें कहीं से कहीं और जाना है, तो वो हमारे राष्ट्रीय संसाधन कैसे हो गए, रेलवे स्टेशन के द्वारा जा सकते हैं, एयरपोर्ट द्वारा जा सकते हैं, और बाकी रोड्स, रोड्स जो बनाई हुई है सीधी मेरी तो है नहीं, वो सबकी है। ठीक है, तो उनको हम किस में बांटेंगे, किस किस कैटेगरी में रखेंगे, राष्ट्रीय संसाधन में। फिर है हमारे पास अंतरराष्ट्रीय संसाधन, यानी कि जो चीज भारत के बाहर उपलब्ध है, उनको हम क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, यानी इंटरनेशनल रिसोर्सेस। ठीक है, अब जैसे कि ये मेरा भारत है, भारत के इर्द गिर्द यहाँ पे पानी है, इंडियन ओशन, अरेबियन सी। ठीक है, अब अगर चलिए मान लीजिए कि मुझे भारत से भारत के बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया ही जाना है समझो, तो मैं किससे जा सकती हूँ, एयरपोर्ट से जा सकती हूँ, एयरप्लेन से जा सकती हूँ ना मैं, ठीक है, और क्रूज से जा सकती हूँ मैं। ठीक है, क्रूज से अगर मैं जाऊंगी तो मैं ये भारत के बाहर का जो पानी हमारे पास उपलब्ध है, मैं उसके थ्रू जाऊंगी ना क्रूज पे, तो हम उसको क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, क्योंकि हम भारत के बाहर की चीजों का उपयोग कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि आप अब इस मैप को देखिए, ये इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया के यहाँ पे जो पानी घिरा हुआ है, ठीक है, अगर मुझे यहाँ इंडिया के बाहर कहीं भी जाना हो, तो मैं किसका यूज करूंगी, या तो मैं क्रूज का यूज करूंगी, या फिर मैं एयरप्लेन का यूज करूंगी। ठीक है, तो वो रिसोर्सेस काम आएगा ना मेरे, जो चीज मेरी जिंदगी की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, मेरा जाना आना जाना पूरा कर रही है ना, तो उनको हम क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो अब हम पढ़ेंगे विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। विकास यानी कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर हम पढ़ने जा रहे हैं संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार व संचित कोश। संभावी, संभावी शब्द से हम क्या समझते हैं, किसी चीज की संभावना होना, यानी कि किसी संसाधन की संभावना तो है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर भाई हम लोग तो काफी आलसी हैं, हम उस पर पैसा खर्च करना ही नहीं चाहते हैं, तो अगर हमें कभी उसका इस्तेमाल करना होगा तो हम तब करेंगे। ठीक है, विकसित, विकसित यानी डेवलप। ठीक है, यानी कि वह संसाधन जिनके बारे में
हमें पता तो है उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी क्या है, हमें सब पता है उनके बारे में, उनका कैसे इस्तेमाल करना है, हमें उनकी प्रक्रियाओं के बारे में भी पता है कि उनका हमें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि ये संसाधन जो होते हैं वह एक बार प्रयोग किए गए तो दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं, जैसे कि अनविकरणीय संसाधन। फिर है भंडार। भंडार यानी कि स्टॉक, किसी चीज की भरमार, ठीक है। फिर है संचित कोष यानी कि रिजर्व्स, जिसका सीमा तो निर्धारित है कि ये इतना ही यूज होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज भी है कि अगर ये खत्म हो गए तो जल्दी वापस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गए संचित कोष। आइए हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं आगे। तो शुरू करते हैं। संभावी संसाधन यानी कि संसाधन जिनका इस्तेमाल किया नहीं गया है लेकिन यह हमारे देश में उपलब्ध होते हैं, पर संभावना ये है कि आगे आने वाली पीढ़ी इसका इस्तेमाल कर सकती है और करेगी भी, ठीक है। जैसे कि पश्चिमी भारत में राजस्थान व गुजरात, यहाँ पर पवन यानी विंड और सौर यानी कि सोलर ऊर्जा यानी एनर्जी, इनकी काफी क्षमता है। तो ये तभी इस्तेमाल किए जाएंगे जब हमें जरूरत होगी, ठीक है। फिर हम पढ़ने जाएंगे विकसित संसाधन के बारे में। विकसित को हमें पता ही है, डेवलप्ड, ठीक है। यानी विकसित संसाधन वह संसाधन जिनकी जो मात्रा है वह निर्धारित की जा चुकी है और इनके संसाधनों की प्रक्रिया भी मालूम है कि ये कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन इसका इतना इजीली उपलब्ध नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर ये एक बार इस्तेमाल किए गए तो दूसरी बार हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में अनविकरणीय संसाधन के रूप में भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास भंडार, ठीक है। भंडार यानी कि किसी चीज का काफी होना, मतलब एक चीज हमें पता है कि हमारे पास ये चीज बहुत सारी है लेकिन अभी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमने इसको सेव तो कर लिया है, जब हमें जरूरत होगी तो हम किसी तकनीक के द्वारा इसको उपयोग करेंगे, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल किया नहीं गया है। तो वह हो गए हमारे भंडार संसाधन, ठीक है। फिर है हमारा संचित कोष, यानी कि ये संसाधन जो है ये भंडार का हिस्सा तो है, ठीक है। ये हमारे पास उपलब्ध तो है संसाधन, लेकिन किसी भी तकनीक द्वारा इसका इस्तेमाल अभी किया नहीं गया है, ठीक है। बस हम उसको अभी संभाल के रख रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी भी तकनीक द्वारा हमने किया नहीं गया है। बस हमने ये चीज दिमाग में सेट कर ली है, हमारे एक रूल्स एंड रेगुलेशंस में सेट कर ली है कि जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। अब जैसे बांधों में जल, डैम्स आप देखते हैं, कई बांध बने गए हैं, लेकिन जब वहां पर इस्तेमाल होता है वह तभी खुलते हैं, लेकिन पानी जब इनका इस्तेमाल नहीं किया गया होता है तब हम इसको संभाल कर रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गए संचित कोष। अब हम पढ़ने जाएंगे संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास यानी कि हम सबको ये चीज तो पता है, मनुष्य के लिए संसाधन कितनी महत्वपूर्ण चीज है। बिना संसाधन के हम लोग यहाँ पर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं पृथ्वी पर, है ना। ये हम जानते हैं प्रकृति की देन है संसाधन, हवा, जल, वायु, है ना। लेकिन हम इसका कैसे उपयोग कर रहे हैं? अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। भाई जो चीज फ्री में मिल रही है मिलती रहे, हम इसका इस्तेमाल लालचवश करते रहेंगे, फ्री की तो चीज है। लेकिन ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि अगर हम संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं उसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं। पता है कैसे?
इससे कुछ समस्याएं भी आती हैं जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि कुछ व्यक्तियों में संसाधनों के प्रति लालच आ जाना। भाई संसाधन तो काफी है, कोई बात नहीं, फ्री की चीज है, यूज कर ली, तो ये चीज गलत है। दूसरा, समाज में दो हिस्से बट जाना, जैसे कि अमीर और गरीब। भाई अब जो संसाधन है जो अमीर के लिए है वो है सोना। सोना बहुत महंगा हो गया, तो वह संसाधन सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग खरीद सकते हैं, गरीब लोग नहीं खरीद सकते। जो भी है, हीरा है, वो सिर्फ अमीर खरीद सकते हैं, गरीब लोग नहीं खरीद सकते। तो ये जो संसाधन है, जो प्रकृति की देन है, उनको किसने बांटा है? हम लोगों ने बांटा है, जो चीज गलत है। तो इसी के चलते हम लोगों को संसाधनों की एक योजना बनानी चाहिए ताकि वह बिल्कुल सही तरीके से उपयोग किए जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने संसाधन की एक योजना भी बनाई है। संसाधनों की योजना में हमने देश के विभिन्न प्रदेशों से संसाधनों की पहचान कर ली है और उससे एक लिस्ट बना ली है। फिर उसको हमने कार्य क्षेत्र में क्षेत्रीय सर्वेक्षण को दे दिया है कि इसका पहले तो प्लानिंग कर लो, मानचित्र बना लो, फिर इसकी लिमिटेशंस और मात्रा को अनुमान लगा लो और फिर इसकी प्लॉटिंग करके हमें उपलब्ध कर दो। ठीक है, फिर दूसरा हमने क्या किया है कि विकास के लिए हमने योजनाएं लागू कर दी हैं। किसके आधार पर? औद्योगिक के आधार पर, कौशलता के आधार पर, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हमारे प्लानिंग में कितनी स्किल्स लगेंगी, क्या क्या उपलब्ध किया जाएगा। तो हमने इसके लिए एक प्लानिंग यानी कि ढांचा तैयार कर लिया है, एक एस्टिमेशन लगा लिया है कि हमें कैसे योजनाओं को लागू करना है। ठीक है, फिर हमने संसाधनों की जो योजनाएं हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर भी उपलब्ध कर दिया है, जिससे हमारा राष्ट्र को काफी फायदा हो सके और नुकसान भी ना पहुंचे और संसाधनों की कमी भी ना हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भू संसाधन के बारे में। भू यानी कि लैंड, संसाधन तो हमें पता ही है, रिसोर्सेस। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेस के बारे में। अच्छा, भूमि जो है, ठीक है, यानी कि लैंड, ये हमारे जीवन का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है। भले ये प्रकृति की देन है, लेकिन ये हमारे जीवन का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों? क्योंकि जो सड़कें हैं, घर है, स्कूल, कॉलेजेस कहाँ बनेंगे? ये रोड्स हैं, कहाँ बनेंगे? भूमि पे तो बनेंगे ना। इसीलिए हमें इसका काफी ज्यादा सावधानी से इस्तेमाल करना होगा, सावधानी और योजना से। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो भूमि है वो बढ़ेगा तो नहीं, वो उतना का उतना रहेगा, है ना। इसलिए हमें उसका इस्तेमाल जो है वो काफी सावधानी पूर्वक करना होगा। ठीक है, जिससे जो है भू संसाधन का दुरुपयोग ना हो पाए। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में भूमि संसाधन यानी कि भारत में लैंड रिसोर्सेस। तो भाई किस किस तरह की भूमि है भारत में, है ना। तो हमारे भारत में कई तरह की भूमि है। ठीक है, जैसे लगभग 43% जो भूमि है हमने किसको दे रखी है? कृषि और उद्योग को दे रखी है। कृषि यानी एग्रीकल्चर, उद्योग यानी इंडस्ट्रीज को। क्यों दे रखी है? क्योंकि यहाँ पे खेती काफी अच्छी होती है। जैसे उदाहरण स्वरूप जो कॉटन है, सपोज यहाँ पे कॉटन उग रहा है, ठीक है, तो उसी के पास ही इंडस्ट्रीज भी बनेंगी। क्यों बनेगी? क्योंकि उनसे उनका काफी फायदा होगा। ठीक है, फिर है हमारा 30% किसको है? भू क्षेत्र, पर्वत को है। क्यों है? क्योंकि ये हमारे पर्यटन विकास यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस में काफी महत्वपूर्णता रखता है। ठीक है, इसका सीधा उदाहरण ये है, भाई गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है, हम लोग घर से कहीं बाहर जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं ना जहां पर मौसम काफी अच्छा हो। तो पर्वत जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस में काफी हेल्प करता है। ठीक, फिर 27% हिस्सा जो है हमने किसको दे रखा है?
पठारी क्षेत्र को दे रखा है। पठारी क्षेत्र मतलब प्लेट्यूज को दे रखा है। क्यों दे रखा है? जो पठारी क्षेत्र है ना, वहां पे काफी ज्यादा वन है यानी जंगल है, वहां पे काफी ज्यादा मिनरल्स प्रोवाइडेड है, तो इसीलिए हमने 27% किसको दे रखा है? पठारी क्षेत्र को दे रखा है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं भूमि संरक्षण उपायों के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम भूमि संरक्षण उपायों के बारे में क्यों पढ़ेंगे? वो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो मानव क्रियाएं हैं, ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मनुष्य के मन में लालच किस चीज का आ गया है? संसाधनों का आ गया है कि भाई काफी सारे संसाधन हैं, हम इसका अंधाधुन उपयोग करेंगे, इनको तो वैसे भी आना ही है प्रकृति में। ठीक है, लेकिन ये सब उनकी जो अजम्पशन है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो हमारे भूमि है ना, सपोज ये हमारी भूमि है, यहाँ पे जितना लैंड यानी जितनी भूमि हमें दे रखी है उतनी ही है, उससे ज्यादा वो बढ़ नहीं जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल काफी सावधानी से करना होगा। इस सावधानी के लिए हमने कुछ उपाय भी सोचे हैं कि हमें कैसे इसका संरक्षण करना है। लेकिन हम इससे पहले जानते हैं कि ऐसी कौन सी मानव क्रियाएं हैं जिसकी वजह से हमारी भूमि पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे छोटी छोटी डिटेल्स में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मानव क्रियाओं से। अब जैसे कि हम शुरू करते हैं वनोन्मूलन से। वनोन्मूलन क्या होता है? ये वनों का क्षेत्र है। ठीक है, सपोज लो ये है वनों का क्षेत्र। ठीक है, अब इस क्षेत्र में पेड़ों को जलाना या काटना, ऐसे करना कोई भी कारण, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वनोन्मूलन कहते हैं, यानी कि डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब बात ऐसी है कि पेड़ों और उनसे उत्पन्न चारकोल कहाँ बेचा जा सकता है? मार्केट में बेचा जा सकता है ना? उससे क्या किसका फायदा होने वाला है? मनुष्य का फायदा होने वाला है। ठीक है, तो जैसे अब मनुष्य का फायदा हो रहा है, उससे हमारी किसको नुकसान पहुंच रहा है? पेड़ों को नुकसान पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि वनोन्मूलन हो रहा है ना? फिर दूसरा है हमारा इसके कारण, क्यों हो रहा है ये? ठीक, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो सिंचाई के तरीके हैं वो क्या है? गलत है। जो अवैधिक चराई है जो कराई जा रही है वो गलत है। अब भाई ऐसा है, मानव जो है क्या करता है? वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जो जानवर है वो कहाँ जाएंगे चराई के लिए? किसी लैंड पे तो जाएंगे, किसी भूमि पे जाएंगे ना। या तो वो एक लैंड से यानी एक भूमि से दूसरी भूमि पर जाएंगे जहाँ पे हरी घास होगी, है ना। लेकिन अगर हरी घास ही नहीं होगी तो वो कहाँ जाएंगे, है ना। ये सोचने वाली बात है। तो ये कुछ वनोन्मूलन के कारण है जिसके चलते क्या हो सकता है? मृदा अपरदन हो सकता है। ठीक है ना, और जो हमारा संतुलन है पर्यावरण का वो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, फिर हमारा अति पशुचरण। ठीक है, वो कैसे होता है? जो पशु है वो क्या करते हैं, जो खूर होती है उसको, जो मिट्टी होती है उसकी, उसको उगाड़ जाते हैं, या फिर जब वर्षा होती है या फिर हवा तेज काफी चल रही होती है उस वजह से भी अति पशुचरण हो जाता है। ठीक है, तो जो मिट्टी है वो आसानी से अपरदित हो जाती है, इसको हम क्या कह सकते हैं? अति पशुचरण कह सकते हैं। ठीक है, और साधारण अंग्रेजी भाषा में बोलूं तो ये है हमारा लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये कुछ मानव क्रियाएं हैं जिसकी वजह से जो हमारी भूमि है उसको काफी नुकसान पहुंच सकता है। अब भाई अब नुकसान पहुंच गया तो हमें उसको रोकना भी पड़ेगा ना, नुकसान को। तो उस नुकसान को रोकने के लिए हमारे पास कुछ उपाय भी हैं, जैसे कि वन रोपण। ठीक है, वन रोपण में क्या होता है? जो खाली लैंड होता है हमारा, वहां पर हम क्या करते हैं? काफी ज्यादा पेड़ लगा देते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा वन रोपण होता है। फिर है हमारा दूसरा उचित प्रबंध करना। ठीक है,
यानी कि जो हमारे जानवर हैं उनके लिए अलग से एक भूमि पर पेड़ पौधे उगाना ताकि वो अपना चारा खा सके। ठीक है, फिर है हमारा पशुचरण का नियंत्रण। ठीक है, इसको कैसे रोका जाए, और वो ऐसे रोका जाएगा बीमार पशुओं को अलग कर देना। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं बर्ड फ्लू कैसे फैलता है, पशुचरण की वजह से ही फैलता है, एक चिड़िया को दूसरी चिड़िया, है ना, तो इसीलिए हमें इसको नियंत्रण करना होगा। फिर है रेतीले टीले लगाने होंगे। ठीक है, या कांटेदार झाड़ियां लगानी होंगी। क्यों लगानी होंगी? जिससे जो हमारे जानवर है वो हमारी खेती पर नुकसान ना पहुंचाए। फिर जो बंजर भूमि है, ठीक है, बंजर भूमि किसको कहते हैं हम? बंजर भूमि वो भूमि होती है, वो एक लैंड होती है जिनमें बिल्कुल क्षमता नहीं होती है कि वापस वहां पर कोई भी पेड़ पौधे उग सकते हैं। तो हमें उसके लिए भी एक उचित प्रबंध करना चाहिए कि वहां पर उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रोकने के उपाय हैं। किसको? भूमि संरक्षण उपाय। ठीक है, जिससे हमारी भूमि जो है वो बच सकती है। ठीक है, लैंड जो है हमारा बच सकता है। ठीक, वैसे मैं आपको बता दूं कि भूमि संरक्षण पे और भूमि संसाधन पे लगभग 4 से 5 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन के बारे में। मृदा मतलब मिट्टी। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? मिट्टी के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो मिट्टी है वो हमारी कौन सी संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि ये भी एक प्राकृतिक का देन है। ठीक है, जिसके माध्यम से जो हमारे पौधे हैं, पेड़ पौधे, वो काफी ज्यादा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उसमें क्या आता है? पोषण आता है। ठीक है ना, तो जो हमारी मृदा संसाधन है वो हमारे प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण देन है, जिसकी वजह से जो हमारे पेड़ पौधे हैं उसमें पोषण उपलब्ध होता है और जिससे पेड़ पौधे ज्यादा उग सकते हैं। ठीक, बिना मिट्टी के हम पेड़ पौधे तो नहीं उगा सकते ना। ठीक है, तो ये जो मिट्टी है वो एक तरह से हम देखा जाए तो भूमि का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे मृदा का वर्गीकरण, यानी कि मिट्टी कितने तरह की होती है। देखो, वैसे तो मिट्टी भाई काफी तरह की होती है, लेकिन हम कुछ आधार पर उनको बांट देते हैं, जैसे उनके रंग के आधार पर, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, फिर उनकी गहराई के आधार पर, फिर उनके गठन के आधार पर, और फिर उनकी आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर। ठीक है, तो हम इन सब के आधार पर मिट्टियों को बांट देते हैं। वैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी मिट्टियों के बारे में। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे उस मिट्टी का नाम, वह मिट्टी कहाँ मिलती है और उस मिट्टी में कौन से गुण हैं। तो आप अपना कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए, क्योंकि मृदा पर अक्सर 5 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जलोढ़ मृदा यानी कि एलुवियल सॉइल जो है ये हमारे देश का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये हमारी देश का महत्वपूर्ण मृदा है। ठीक है, अब बात आती है ये मिलता कहाँ पर है अगर ये इतना महत्वपूर्ण है। तो भाई ये जो जलोढ़ मृदा है ना, ये हिमालय की 3 नदियों से लाया गया है। कौन सी नदियां हैं वो है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र द्वारा ये लाई गई है और ये कहां से कहां तक है? राजस्थान से लेकर गुजरात तक है। ठीक, फिर ये कहां पर उपलब्ध है? भाई ये पूर्वी तटीय मैदान में महानंदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा पर बने हैं। ठीक है, यानी उपलब्ध है। ठीक,
तो हमने ये पता कर लिया है कि ये कहाँ से आई है और ये कितनी महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा की विशेषता। तो जलोढ़ मृदा की एक विशेषता है कि ये आयु के आधार पर भी हमें उपलब्ध है। जैसे कि हम इसको दो भागों में बांटते हैं, पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। पुराना जलोढ़ यानी कि बंगार, ठीक है, और दूसरा है हमारा नया जलोढ़ यानी कि खादर। अब इसमें एक सिंपल सा डिफरेंस है और वो ये है, जो भंगार है ना, इसमें जो कंकड़ की मात्रा है वह ज्यादा होती है, ठीक है। और जो खादर है ना, खादर मृदा में भंगार के तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। तो इन दोनों में बस यही अंतर है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा में कौन कौन से फसल और अनाज हमें पाए जाते हैं, अब हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पाए जाते हैं चावल, गेहूं, गन्ने, ठीक है, और कई अन्य तरह के अनाज जिसके अंदर पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है किसके बारे में, जलोढ़ मृदा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे काली मृदा। काली मृदा, ठीक है, ये जो शब्द है इससे ही हमें समझ आ जाता है कि हमें किसके आधार पर पढ़ना होगा, अब रंग के आधार पर पढ़ना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मृदा है ना, इसका रंग क्या होता है, काला होता है। इन मृदाओं को ना हम रेगर मृदा भी बोलते हैं, ठीक है। और काली मृदा को कपास की खेती के लिए काफी अच्छा भी माना जाता है, ठीक है। और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, काली कपास मृदा भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये कहाँ पर हमें पाई जाती है, ठीक है। तो ये मृदा जो है वो हमें महाराष्ट्र में पाई जाती है, सौराष्ट्र में पाई जाती है, मालवा में पाई जाती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती है, ठीक है ना। और हम अगर नदियों की बात करें तो ये दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों के घाट पर पाई जाती है और फैली हुई है, ठीक है ना। तो हमें ये पता चल गया कि ये कहाँ से कहाँ पर सीमित है और कहाँ कहाँ पाई जाती है। आपसे पूछा जाए कि बताइए काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप एटलीस्ट 3 उदाहरण दिमाग में डाल लीजिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस घाट पर पाई जाती है या किस घाट पर फैली है, तो आपको क्या बताना है, दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं काली मृदा की विशेषता के बारे में, ठीक है। तो ये जो काली मृदा है ना, इसमें ये विशेषता है कि इसमें जो नमी धारण करने की क्षमता होती है ना, वो काफी ज्यादा होती है और इसके अंदर काफी ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और चूने जैसी पौष्टिकता पाई जाती है। लेकिन जो इसमें फास्फोरस होता है ना, वो काफी कम होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया काली मृदा की विशेषताओं के बारे में। इसको हम रेगर मृदा भी कहते हैं, इसको हम कपास मृदा भी कहते हैं। कहाँ पर ये मिलती है और इसकी विशेषता है, ठीक है। लाल और पीली मृदा, तो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम लाल और पीली मृदा के बारे में। अब लाल और पीली से आप क्या समझते हैं, रंग समझते हैं। तो हम मृदा को किस आधार पर पढ़ने वाले हैं, रंग के आधार पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले कि ये मिलती कहाँ पर है, ठीक है। तो जो लाल मृदा है ना, ये डेक्कन प्लेटू, डेक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में जो चट्टानें हैं ना, रवेदर अग्निय, उसमें विकसित हुई है, ठीक है। अब बात यह है कि मिलती कहाँ पर है, कौन सी जगह पर मिलती है। तो ये जो लाल और पीली मृदा है ना, वह उड़ीसा में मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है और मध्य गंगा
मैदान के दक्षिणी छोर पर उपलब्ध है। और ये कौन से घाट पर उपलब्ध है? पश्चिमी घाट के क्षेत्रों पर उपलब्ध है। ठीक है, फिर है इनकी विशेषता कि इनकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो इनकी विशेषता है कि जो इनका लौह धातु है ना, यानी कि इनका प्रसार कहाँ से, किस कारण से हुआ है, वह रंग, रवेदर, अग्नि और रूपांतरण चट्टानों की वजह से हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें ये विशेषता है। तो हमने पढ़ लिया लाल पीली मृदा के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे लेटेराइट मृदा के बारे में। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, ये जो शब्द है ना लेटेराइट, ये एक ग्रीक भाषा के शब्द से यानी लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। ठीक है, तो ये जो लेटेराइट मृदा है ना, ये कहाँ विकसित होती है? ये होती है उच्च तापमान में विकसित होती है, जहां पर जो तापमान है ज्यादा होता है। ये कहाँ पर उपलब्ध है? ये है कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा और असम के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में उपलब्ध है। ठीक है, इसमें जो है खाद की मात्रा जो है ना, वो काफी ज्यादा अधिक होती है, जिससे कि हम रासायनिक उर्वरक डालकर खेती करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी एक विशेषता भी है। किसकी? लेटेराइट मृदा की। वो ये है कि ये जो बैक्टीरिया है ना, ये खुद ही नष्ट कर देती है, क्योंकि जो इसमें ह्यूमस की मात्रा है ना, वो कम पाई जाती है, क्योंकि जो तापमान है वो अधिक होता है। इसी के चलते जो जैविक पदार्थ होते हैं ना, उसको ये खुद ही नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया लेटेराइट सॉइल की, यानी कि लेटेराइट मृदा की विशेषता। ठीक है, हमने ये पता कर लिया ये कहाँ पर मिलती है, कहाँ पर विकसित होती है और इसकी विशेषता। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा के बारे में। ठीक है, तो जो मरुस्थलीय मृदा है ना, वो कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसका जो रंग होता है ना, वो हल्का लाल और भूरा होता है। ठीक है, इस मृदा को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना, संचित करके, तो हम उसको कृषि योग्य बनाते हैं, एग्रीकल्चर पर्पस से बनाते हैं। ठीक है ना, इसमें जो ह्यूमस की नमी होती है वो काफी कम होती है, लेकिन इसके अंदर नमक की जो मात्रा है वो काफी अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो हमने मरुस्थलीय मृदा के बारे में पढ़ा, कहाँ पर ये मिलती है और इसकी विशेषता। और इसकी विशेषता क्या है कि इसके अंदर जो ह्यूमस और नमी है वो कम होती है और नमक की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वन मृदा के बारे में, यानी कि फॉरेस्ट सॉइल। तो पहले हम पता करते हैं कि यह मिलती कहाँ पे है। तो जो वन मृदा है ना, वो पहाड़ी इलाकों में मिलती है। ठीक है, जहाँ पर जो वर्षा है वो काफी ज्यादा होती है। तो ये कहाँ मिलती है? पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों पर मिलती है। ठीक है, अब वन मृदा में परिवर्तन भी आता है। ठीक है, कैसे, किस अनुसार? भाई पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार, यानी कि मौसम का अचानक बदलाव आना। ठीक है, अब बात आती है नदी घाटियों की। ठीक है, तो ये जो मृदा है ना, ये जो वन मृदा है, जो दोमट और सिलटदार होती है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। जो वन मृदा है वो क्या होती है? दोमट और सिलटदार होती है। ठीक है ना, लेकिन जो इनका ऊपरी ढाल है ना, वो काफी मोटा होता है। ठीक है ना, ये अक्सर जो है ना नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने पता कर लिया कि कहाँ पाए जाते हैं, नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसकी विशेषता कि ये दोमट और सिलटदार होती है, लेकिन इसका जो ढाल है वो मोटे कणों से बना होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि ये पर्यावरण के अनुसार बदल जाती है, बदलाव आता है इसमें।
ठीक है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ लिया वन मृदा के बारे में। आइए अब मैप भी देख लेते हैं। तो ये जो पर्वत और वन्य है ना, जो हरे रंग में है, ये कहाँ कहाँ? ये यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, फिर जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है राजस्थान एरिया में, गुजरात में। ठीक है, लाल और पीली मृदा यहाँ पर पाई जाती है, मतलब नीचे ही साउथ में। फिर काली मृदा, ये सब हमारी कहाँ पर है? जहाँ पर तापमान ज्यादा होता है, काली मृदा। फिर है लैटराइट सॉइल। ठीक है, ये सब हमारी क्या है? लैटराइट सॉइल है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि भारत में मुख्य किस आधार पर मृदा होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भूमि को बचाना जरूरी है, वैसे ही हमें मृदा को बचाना भी जरूरी है। ठीक है, जो मृदा है वो भी हमारी प्राकृतिक देन है। ठीक है ना, लेकिन कुछ मानवीय कारक की वजह से भी मृदा अपरदन हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ लिया है, वनमूलन, अति पशुचरण, निर्माण और खनन की वजह से मृदा अपरदन हो सकता है। ठीक है ना, वनमूलन हमने पहले पढ़ा है डिफॉरेस्टेशन, अति पशुचरण हमने पढ़ा है लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, निर्माण और खनन की वजह से यानी कि इंडस्ट्रीज की वजह से। ठीक है, ये कुछ मानवीय कारण है। ठीक है, जिस वजह से मृदा अपरदन होता है। तो अब मृदा अपरदन हो रहा है तो इसको बचाने के लिए कुछ तरीके हमें अपनाने चाहिए ना। तो इसी के लिए मृदा संरक्षण के लिए हमने कुछ उपाय ढूंढे हैं, जैसे कि सीढ़ीदार कृषि। ठीक है, तो जो सीढ़ीदार कृषि है ना, ये कहाँ पर की जाती है? सीढ़ीदार कृषि जो है ये पर्वतीय क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में सीढ़ीदार कृषियां की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि मृदा का नुकसान ना हो। सीढ़ीदार कृषि मतलब टेरेस फार्मिंग। ठीक है, फिर है हमारा पट्टी कृषि। ठीक है, पट्टी कृषि होता क्या है? ठीक है, पट्टी कृषि जो है, साधारण शब्दों में बोलूं, जो कि एक जमीन है उसको खरीदकर उस पे उगाई करना। ठीक है, फिर है हमारा पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाना, यानी कि पेड़ों को एक तरह से लगाकर, ठीक है, एक कतार में लगाकर उनको उगाना। ठीक है, ये कुछ हमारे मृदा अपरदन के उपाय हैं जिससे कि मृदा संरक्षण हो सकता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 संसाधन और विकास खत्म होता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर जो बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, वह संसाधन जो एक समय अंतराल पर पुनः प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन को किस प्रकार का संसाधन कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी विकसित संसाधन या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। याद रखिए, पूछा गया है प्रश्न में अंतराल पर पूर्ण प्राप्त हो जाते हैं, यानी वापस से उत्पन्न होते हैं। कौन सा संसाधन होते हैं? वह होते हैं नवीकरणीय संसाधन जो वापस से उत्पन्न हो सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं। ये दोनों संसाधन किस प्रकार के संसाधन हैं? यानी कि राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की जो संभावना है वो काफी ज्यादा है। कि किस संसाधन का प्रकार है? विकसित संसाधन, जैव संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन या संभावी संसाधन? बताइए, जिसकी संभावना कुछ ज्यादा ही है वह है हमारे संभावी संसाधन, जिनकी भविष्य में संभावना है कि वह इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपका ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। उत्तर भारत में पूछा गया है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हमारा चौथा प्रश्न है, जलोढ़ मृदा इनमें से कहाँ पाई जाती है? किसकी जलोढ़ मृदा की बात की गई है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या झारखंड? बताइए, सोचिए। जलोढ़ मृदा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। हमारा पांचवा प्रश्न है, भूमंडलीय तापमान और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक परिस्थिति संकटों के पीछे मुख्य कारण क्या है? ठीक है, भूमंडलीय तापमान और पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है? हमारा ऑप्शन है संसाधनों की कमी, कुछ हाथों में संसाधनों का संचय, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग या शोषण, या संसाधनों का उपयोग। इसका ऑप्शन है थर्ड, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण और या उपयोग। ठीक है, हम इतने लालचवश उनका उपयोग करते हैं जिसके चलते भूमंडलीय तापमान जो है वो बढ़ जाता है। हमारा छठा प्रश्न है, संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो उस आधार पर हमारे पास ऑप्शन है जैविक और अजैविक, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, व्यक्तिगत और सामुदायिक, संभावित और आरक्षित। बताइए, उत्पत्ति के आधार पर कौन से वर्गीकृत संसाधन है? उत्पत्ति के आधार पर तो हमने पढ़ा था, उत्पत्ति के आधार पर है जैविक और अजैविक संसाधन। ठीक है, अब हम कवर करने वाले हैं 1 मार्क्स प्रश्न को। ठीक है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, संसाधन क्या होते हैं? पाठ को शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यह प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, इसका उत्तर है, हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है या जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, उनको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, वह संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनर्उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। व अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन का विकास जिसकी लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होती है, जिसे चक्र को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि वह संसाधन जिनकी आयु जो है वह कम होती है लेकिन उनको उत्पन्न होने में काफी समय लगता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, कोयला किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? मैंने आपको बताया था ना, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 2 मार्क्स के प्रश्नों को। ठीक है, जिसके अंदर हमारा पहला प्रश्न है, कार्यक्रम 21 क्या है? ठीक है, कार्यक्रम 21 वैसे तो एक घोषणा पत्र है, ठीक है, जिसके अंदर हमने 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया है। इसका उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो दी जेनेरियो सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत पुष्टि एक घोषणा पत्र है, जिस पर स्थित विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया। ठीक, हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो हमारी बात यहाँ किससे हो रही है?
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है उसका आयोजन 3 और 14 जून को 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो दे जेनेरियो में हुआ था या किया गया था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है। हमारा तीसरा प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? इसका उत्तर है, उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधन होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, यानी इसमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य, पशुधन तथा अन्य प्राणी समुदाय। व अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे कि चट्टानें, धातु एवं खनिज आदि, यानी सोना, चांदी आदि। अजैव संसाधन में जीवन नहीं होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 3 मार्क्स के प्रश्न उत्तर। ठीक है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, बंगार और खादर के बीच में 4 अंतर स्पष्ट करें। बंगार और खादर क्या है? मिट्टी है, एक मृदा है। ठीक है, तो उसमें हमें कितने अंतर स्पष्ट करने हैं? 4 अंतर स्पष्ट करने हैं। जो बंगार है वह पुरानी जलोढ़ प्रथा है। हर वर्ष यह बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। इसमें खादर की अपेक्षा मिट्टी के कण मोटे होते हैं। किसमें? बंगार में। यह खादर के अपेक्षा कम उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है। वही दूसरी तरफ खादर, यह नवीन जलोढ़ मृदा है, यानी नवीन यानी नई। यहाँ हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। बाढ़ का पानी हर वर्ष यहाँ पे पहुंचता है। इसमें मिट्टी के महीन कण पाए जाते हैं। इसमें मिट्टी के कई अलग अलग कण पाए जाते हैं। यह खादर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे उपजाऊ की ज्यादा वैल्यू है। तो अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि 2 अंतर बताइए बंगार और खादर में, पहली चीज तो यह नई और पुरानी मृदा है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुंचता है और नहीं भी पहुंचता है। नहीं पहुंचता किसमें? बंगार में। और तीसरा जो है, ये मिट्टी के कण मोटे होते हैं और कुछ कण जो हैं काफी महीन पाए जाते हैं। ठीक है। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है 5 मार्क्स के आधार पर। ठीक है, 5 मार्क्स के आधार पर हमारा प्रश्न है, विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? किसके आधार पर? विकास के आधार पर। विकास यानी डेवलपमेंट के आधार पर। इसका उत्तर है, विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि बांटा गया है। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोश संसाधन। ठीक है। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिससे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है तथा जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, वह होते हैं हमारे संभावी संसाधन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पवन और सौर ऊर्जा। दूसरा है विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन का सर्वेक्षण प्रांत उसके उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारित हो चुका है, यानी कि उसकी मात्रा और गुणवत्ता को हमने निर्धारित कर दिया है और उसका सर्वेक्षण हो चुका है। फिर है हमारा भंडार संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। ठीक है, किंतु उपयुक्त उद्योगी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है कि हमारे भंडार में यह हमारे संसाधन जो है उपलब्ध तो है पर्यावरण में, लेकिन अभी इनको हमने
इस्तेमाल नहीं किया है। चौथा है हमारा संचित कोश संसाधन। वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार के ही एक अंश है, यानी भंडार का ही एक हिस्सा है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी कि अगर हम कोई तकनीक इस्तेमाल करें तो इनको हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन यह भविष्य की ही एक पूंजी है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया 5 मार्क्स का क्वेश्चन। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, लाल मिट्टियों और लैटराइट मिट्टियों में अंतर स्पष्ट करिए। ठीक है, लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी में अंतर है। लाल मिट्टी, पहली बात, आग्नेय और कायांतरित शैलों से बनी मिट्टियां लाल मिट्टियां कहलाती हैं। ठीक है, लाल मिट्टियां किससे कहलाती है? आग्नेय और कायांतरित शैली से बनी मिट्टियां। इन मिट्टियों में लोहा, एल्यूमीनियम और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। इन मिट्टियों में फास्फोरस और वनस्पति का अंश कम होता है। ठीक है, और चौथा, लाल मिट्टी लैटेराइट मिट्टी से अधिक उपजाऊ है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया लाल मिट्टी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लैटेराइट मिट्टी के बारे में। पहला बात, उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा वाले क्षेत्र में निक्षालन प्रक्रियाओं से बनी मृदा को हम लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पर काफी ज्यादा वर्षा होती है उनको हम लैटेराइट मिट्टी कहते हैं, क्योंकि वो वर्षा के पानी के बहाव में पाई जाती है। इन मिट्टियों में चूना और मैग्नीशियम कम होता है। इन मिट्टियों में फास्फोरिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और चौथा, यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी में अंतर स्पष्ट करिए, तो पहला कि ये कैसे बनती है और कैसे कहलाती है। दूसरा है कि इसके अंदर किस चीज़ की मात्रा कम और ज़्यादा होती है। ठीक है, और तीसरा है कि इनकी उपजाऊ की क्या सीमा होती है। ठीक है, हमारा तीसरा प्रश्न है, मृदा अपरदन क्या है? यह किन कारणों से होता है? मृदा अपरदन की रोकथाम कैसे हो सकती है? यानी कि मृदा अपरदन क्या होता है, हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, किन कारणों से होता है? और तीसरा है कि इनको रोकने के उपाय। तो ये कुल मिला के आपसे 5 मार्क्स का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसका उत्तर है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के मुख्य कारण हैं वनमूलन, संघन कृषि, अति पशुचरण, भवन निर्माण और अन्य मानव की प्रक्रियाएं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? हमें मृदा संरक्षण, उसके बचाव की। इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, पेड़ों की जड़ें मृदा की ऊपरी परत को बचाए रखती है, इसीलिए वन रोपण से मृदा संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, ढाल वाली जगहों पर समुच्चय जुताई से मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक, और पेड़ों को लगाकर रक्षक मेखला बनाने से भी मृदा अपरदन को रोकथाम हो सकती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, एक कतार में पेड़ों को लगाना। ठीक है, तो ये हमारे हुए कुछ उपाय किसको बचाने के लिए? मृदा को बचाने के लिए। और इसी के साथ हमारी पार्ट 1 संसाधन और विकास की वीडियो खत्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको हर कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 97186461
98। या आप हमारे फेसबुक अकाउंट द्वारा भी जुड़ सकते हैं।